नमस्कार, वेलकम टू अध्ययन। मेरा नाम है तरुण गुप्ता। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बताता हूँ आपको। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है एटम से और एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होने वाली रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। बाकी जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से होती है उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारे सिलेबस में केमिकल रिएक्शन ही है। बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन आपको पता ही है कितनी डेंजरस होती हैं। याद करो हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा में यूज हुआ था लिटिल बॉय यूरेनियम 235, नागासाकी में यूज हुआ था फैट मैन प्लूटोनियम 239। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बॉन्ड बनते हैं जो दो एटम को अटैच रखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, बाकी अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में, बाकी कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे हम कार्बन एंड इस कंपाउंड में नेक्स्ट चैप्टर में। और जब बॉन्ड बन जाते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। अगर सेम एटम हुए तो मॉलिक्यूल को बोलेंगे एलिमेंट्स, और अगर डिफरेंट एटम हुए तो बोलेंगे कंपाउंड। जब मॉलिक्यूल ग्रुप बनाते हैं तब बनती है स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, जिसको हम स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल बहुत पास में है तो सॉलिड, अगर मॉलिक्यूल कम पास में है तो लिक्विड, और अगर मॉलिक्यूल बहुत दूर है तो गैस। और ऐसे बनता है मैटर। याद रखना, एक मॉलिक्यूल ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, और ना ही गैस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये एटम या एलिमेंट आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं? हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जैसे हम सब अच्छी जॉब या स्टेबल लाइफ चाहते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स भी अपनी आउटर शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। जैसे नोबल गैस के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैस तो अंबानी अडानी है पीरियोडिक टेबल के। नोबल गैस जैसी स्टेबिलिटी के लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या शेयर करते हैं। आज हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की, जिनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ये कैसे बनते हैं? जब एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को एक नॉन मेटल को ट्रांसफर कर देता है तब आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं, और इनके बीच में बनने वाले बॉन्ड या फोर्स को कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटल इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बन जाते हैं, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन यानी एनायन बन जाते हैं। फिर ये अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं जैसे मैग्नेट्स, और इस अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसको इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी कहा जाता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारा घर का नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 281। सोडियम के पास है 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, मतलब डोनेट कर देगा, तो वह स्टेबल हो जाएगा और बन जाएगा Na+। अब Na+ के पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन के कारण Na पर आता है प्लस चार्ज। अब क्लोरीन Cl को देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबल होने के लिए, तो Cl उस Na के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को झट से पकड़ लेगा और बन जाता है Cl-। मतलब Cl- में है 288, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब Na+ और Cl- दोनों बन गए। ये दोनों एक दूसरे को इतनी ताकत से खींचते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाता है। चलो अब हम इसका बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से शो करेंगे और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से शो करेंगे। अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास और बन जाएगा Na+Cl-, मतलब आयनिक कंपाउंड। याद रखना, NaCl सेपरेट मॉलिक्यूल नहीं होते, बल्कि आयंस का एक बहुत बड़ा झुंड होते हैं, जिनको बोलते हैं एग्रीगेट्स ऑफ आयंस। इसलिए तो आयनिक बॉन्ड को रियल बॉन्ड नहीं माना जाता, क्योंकि वहां कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बट एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
एक और एग्जाम्पल, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2A2। मैग्नीशियम के पास है 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। अगर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब डोनेट कर दिए, तो वह स्टेबल हो जाएगा और बन जाएगा Mg2+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब Mg2+ के पास 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन के कारण Mg पर 2+ चार्ज आता है। अब इसको 2 क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ही लेता है। तो 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर 2Cl- बनाते हैं और फिर Mg2+ और 2Cl- मिलकर बनाते हैं MgCl2। लास्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,3। यहाँ एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और बन जाएगा Al3+। अब इसको 3 क्लोरीन एटम चाहिए जो हर एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3Cl- बनाते हैं और फिर ये सब मिलकर बनाते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन आयनिक कंपाउंड्स की खूबियों को समझेंगे। एक्टिविटी 3.13 के हिसाब से हमने सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड को देखा। पहले, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? सभी सॉल्ट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं और ये चमकते हुए क्रिस्टलाइन पाउडर या ग्रेन्यूल्स की तरह दिखते हैं। अगर हम सॉल्ट को गर्म करते हैं एक मेटल स्पैटुला में लेकर फ्लेम पर, तो ऑब्जर्व करेंगे सबके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई आते हैं। सोडियम क्लोराइड 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पोटेशियम आयोडाइड 681 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बेरियम क्लोराइड 962 सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है। इसका मतलब है कि इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उनको तोड़ने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। और हाँ, फ्लेम कलर भी देखा। सोडियम क्लोराइड ने गोल्डन फ्लेम दी Na+ के कारण, पोटेशियम आयोडाइड ने पर्पल फ्लेम दी K+ के कारण, बेरियम क्लोराइड ने एप्पल ग्रीन फ्लेम दी Ba2+ के कारण। इसका मतलब है हर मेटल आयंस की अपनी एक पहचान है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। क्या ये पानी में घुलते हैं? हाँ, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड सब पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि पानी एक पोलार सॉल्वेंट है और ये चार्ज आयन को आसानी से अलग अलग कर सकता है। लेकिन क्या ये पेट्रोल और केरोसिन में घुलते हैं? बिल्कुल नहीं। पेट्रोल और केरोसिन नॉन पोलार सॉल्वेंट है और इनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो आयनिक बॉन्ड्स को तोड़ सकें। अब आते हैं कंडक्टिविटी के टेस्ट पर। एक्टिविटी 3.13 का लास्ट पार्ट। अगर हम सॉलिड सॉल्ट्स को टेस्ट करें तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, हिल नहीं सकते, घूम नहीं सकते। लेकिन जैसे ही इनको हम पानी में घोलते हैं या मोल्टन स्टेट में लाते हैं, मतलब पिघला देते हैं, तो बल्ब चमक उठता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में आयंस कैटायन और एनायन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमारा कंक्लूजन है फिजिकल नेचर। ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण, और ब्रिटल होते हैं, मतलब प्रेशर डालने पर टूट जाते हैं पाउडर के जैसे। जैसे ईंट में हैमरिंग करोगे तो पाउडर हो जाएगा, वैसे ही ये टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जैसा अभी देखा, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। सॉल्युबिलिटी मोस्टली वाटर जैसे पोलार सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन पेट्रोल जैसे नॉन पोलार या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में दे आर गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड्स मेटल एंड नॉन मेटल से बने हैं। तो चलिए अब हम पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम है, जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, जिसमें पहले 2 ग्रुप एस ब्लॉक हैं, जिनके अंदर आते हैं ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आते हैं डी ब्लॉक्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, जिनमें होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। और नेक्स्ट है एफ ब्लॉक, जिनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। और नेक्स्ट है लास्ट है पी ब्लॉक। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। पर्पल कलर के हैं मेटल्स, येलो कलर के हैं सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स, और ग्रीन कलर के हैं नॉन मेटल्स।
बाकी नोबल गैसेस 18 ग्रुप जो पिंक से कलर में हैं वो भी नॉन मेटल्स हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पीरियोडिक टेबल देखने के बाद अब हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। लश्यर, मेटेलिक लश्यर। क्या आपने कभी नए लोहे, तांबे या एल्यूमिनियम के बर्तन देखे हैं? एक चमक होती है उनमें, है ना? उसी को मेटेलिक लश्यर कहते हैं। सैंड पेपर से साफ करने पर ये चमक और भी दिखती है। और यही है एक्टिविटी 3.1। हार्डनेस। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, मगर एक ट्विस्ट है, अगर आप लोहे, तांबा या एल्यूमिनियम को चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना मजेदार? यही है एक्टिविटी 3.2। मेलिएबिलिटी। ये मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज हैं जिससे मेटल्स को पीट पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग देम। गोल्ड और सिल्वर तो इसमें चैंपियन है। उनकी इतनी पतली शीट बन सकती है कि हम सोच भी नहीं सकते। काजू कतली की सिल्वर फॉयल को याद करो, याद आ गई? कितनी शानदार लगती है। और यही है एक्टिविटी 3.3। डक्टिलिटी। मेटल्स को पतले वायर्स में खींचने की एबिलिटी को डक्टिलिटी कहते हैं। पता है, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। सोचो कितना डक्टाइल है गोल्ड। एक्टिविटी 3.4 का आंसर है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इन दोनों के ही देखे हैं वायर्स। बाकी कुछ लोगों ने गोल्ड सिल्वर के भी वायर देखे होंगे, पापा जिनके ज्वेलर्स हैं। कंडक्टिविटी ऑफ हीट। मेटल्स हीट के एक्सलेंट कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए तो हमारे बर्तन मेटल्स के बने होते हैं। सिल्वर और कॉपर तो सबसे बेस्ट कंडक्टर्स हैं, लेकिन लेड और मरकरी थोड़े लेजी हैं, वो पुअर कंडक्टर्स हैं। और हाँ, गैलियम और सीजियम जैसे मेटल्स तो इतने कम मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं कि हथेली पे मतलब पाम में रखते ही पिघल जाते हैं। एक्टिविटी 3.5 में ये ऑब्जर्व किया कि वैक्स मेल्ट हो गई और पिन गिर गया, बाकी वायर तो मेल्ट नहीं होगा। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स हैं, इसलिए तो हमारे घरों में बिजली के वायर्स कॉपर या एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एक्टिविटी 3.6। मेटल सैंपल इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। सोनोरिटी। मेटल्स को जब जोर जोर से मारो तो एक रिंगिंग साउंड आती है, इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी बोलते हैं। स्कूल की बेल्स मेटल्स की क्यों बनी होती हैं? इस प्रॉपर्टी के कारण। सोनोरिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब है नॉन मेटल्स की बारी। ये सॉलिड्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन या गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में मिलते हैं। एक एक्सेप्शन है ब्रोमीन, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जनरली नॉन मेटल्स में मेटेलिक लस्टर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या कंडक्टिविटी नहीं होती। ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हम बोलेंगे इनको इंसुलेटर्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आयोडीन। ये नॉन मेटल होते हुए भी लश्रस दिखता है, मतलब शाइन करता है। और कार्बन के एलोट्रॉप्स डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और ग्रेफाइट कार्बन का ही एक रूप है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जबकि बाकी नॉन मेटल्स नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिससे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले मेटल्स हवा, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? ज्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। कॉपर को जब गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन से मिलकर ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एक्टिविटी 3.8 में हमने देखा कि मैग्नीशियम हवा में एक डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ चलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो बेसिक होता है और लेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और सल्फर नॉन मेटल को देखो, ये ऑक्सीजन में जलकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि ज्यादातर नॉन मेटल्स पानी में घोलने पर एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ज्यादातर मेटल्स पानी में घोलने पर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं।
आगे एक्टिविटी 3.9 में हमने देखा कि कौन से मेटल्स आसानी से जलते हैं। मैग्नीशियम तो बहुत आसानी से और जोर से जलता है। पोटेशियम और सोडियम तो और भी ज़्यादा, इनको तो बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। एल्यूमीनियम भी जल सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा हीट चाहिए होती है। लोहे का टुकड़ा तो मुश्किल से जलता है, लेकिन उसके छोटे-छोटे फिलिंग्स अगर फ्लेम पर डालो तो चमक उठते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जलते हैं। कॉपर तो आसानी से जलता ही नहीं है, बस उसके ऊपर एक ब्लैक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। जलने के बाद सरफेस कैसे दिखते हैं और कौन सा फ्लेम कलर देता है, ये देखिए। मैग्नीशियम डेज़लिंग व्हाइट फ्लेम देगा और व्हाइट पाउडर ऐश मिलेगा। पोटेशियम पेल पर्पल फ्लेम देगा और व्हाइट ऑफ या फिर व्हाइट पाउडर मिलेगा। सोडियम स्ट्रॉन्ग गोल्डन येलो फ्लेम देगा और व्हाइट पाउडर मिलेगा। एल्यूमीनियम ब्राइट व्हाइट फ्लेम देगा और व्हाइट पाउडर मिलेगा। आयरन ऑरेंज येलो स्पार्क्स आएंगी और रेडिश ब्राउन या ब्लैकिश सॉलिड मिलेगा। कॉपर में कोई फ्लेम वगैरह नहीं दिखती, लेकिन ग्रीनिश टिंग दिख सकती है और ब्लैक कोटिंग बन जाती है उस मेटल पर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन और फिर कॉपर। याद रखना नोट, पोटेशियम और सोडियम बहुत रिएक्टिव है। क्या ये प्रोडक्ट वाटर सॉल्युबल है? मैग्नीशियम ऑक्साइड थोड़ा डिसॉल्व होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो बेसिक है। पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल है, ये डिसॉल्व नहीं होते। यहाँ एक खास टर्म आती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO बोथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस के जैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तब सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड के जैसे एक्ट कर रहा है और जिंक ऑक्साइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। ऐसी कुछ रिएक्शन चलती है जिंक ऑक्साइड की एसिड और बेस के साथ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह ही बिहेव करते हैं। देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड इन वाटर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घोलकर एल्कलीस बनाते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली में और पोटेशियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली में। और ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। पोटेशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड इन पर एक पतली प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है जो और ऑक्सीडेशन होने से रोकती है। आयरन आसानी से नहीं जलता, लेकिन आयरन फिलिंग्स तो फ्लेम में डालते ही चमक उठते हैं, जल जाते हैं। कॉपर नहीं जलता, बस गर्म करने पर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है। सिल्वर और गोल्ड नोबल मेटल्स हैं, बिल्कुल अनरिएक्टिव, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है एनोडाइजिंग। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो एल्यूमिनियम सरफेस पर एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनाने के लिए यूज होती है, जिससे एल्यूमिनियम की कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ती है। एनोडाइजिंग में क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल एनोड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सीजन गैस एनोड पर रिएक्ट कर कर एल्यूमिनियम से मिलकर एक थिक ऑक्साइड लेयर बनाती है। और तो और इस लेयर को डाई भी कर सकते हैं, जिससे एल्यूमिनियम पर अट्रैक्टिव फिनिश आ जाती है। अब देखते हैं मेटल्स पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। एक्टिविटी 3.10 में हम मेटल की कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम के साथ रिएक्शन देखते हैं। पार्ट 1, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन। पोटेशियम और सोडियम वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। मैग्नीशियम धीरे धीरे रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। ये रहा इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। कौन सा मेटल पानी पर आग लगाता है? पोटेशियम और सोडियम इतने वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनती है, वो हीट के कारण आग पकड़ लेती है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कोल्ड वाटर के साथ आग नहीं पकड़ता। अगर फाइन बारीक हुआ तो पकड़ सकता है। क्या कोई मेटल फ्लोट करता है? मैग्नीशियम कुछ देर बाद फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसकी सरफेस पर चिपक जाते हैं और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। पोटेशियम और सोडियम तो इमीडिएटली फ्लोट करते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। हाइड्रोजन बबल्स के चिपकने के कारण नहीं फ्लोट करते, ये बात जरूर याद रखना। हॉट वाटर के साथ रिएक्शन। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ और ज्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। स्टीम के साथ रिएक्शन। एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन इसके लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है। आयरन रेड हॉट होने पर स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन 2,3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कॉपर स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। पानी के साथ रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। नोट याद रखना, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तो पानी के साथ किसी भी स्टेट में कोल्ड, हॉट, स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखते हैं मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एक्टिविटी 3.11 में हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। बाकी हम सोडियम, पोटेशियम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं। मैग्नीशियम सबसे तेज और वाइग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत सारे बबल्स और हीट प्रोड्यूस करता है। एल्यूमिनियम शुरू में धीरे, क्योंकि ऑक्साइड लेयर होती है, लेकिन एक बार ऑक्साइड लेयर हट जाए तो वाइग्रसली रिएक्ट करता है। जिंक स्टेडली रिएक्ट करता है मॉडरेट बबल के साथ। आयरन धीरे धीरे रिएक्ट करता है, हीटिंग की जरूरत पड़ सकती है। कॉपर कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो सबसे वाइग्रसली किसने रिएक्ट किया? मैग्नीशियम ने। और उसने ही हाईएस्ट टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया, क्योंकि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक थी और एल्यूमिनियम भी अच्छा टेम्परेचर राइज दिखाता है। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर विद डाइल्यूट एसिड बबल्स को देखते हुए। मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर। नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन। यहाँ एक ट्विस्ट है, मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हाइड्रोजन गैस को वाटर में बदल देता है और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। एक्सेप्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ हाइड्रोजन गैस बना सकता है। एक और स्पेशल चीज एक्वा रीजिया, ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 रेशियो का स्ट्रॉन्ग मिक्सचर है, जो फ्रेशली बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसे नोवल मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, जो बाकी इंडिविजुअल एसिड से रिएक्ट नहीं करते और कोई और एसिड इनको डिसॉल्व भी नहीं कर पाता। अब देखते हैं मेटल्स दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B, अगर मेटल A मेटल B से ज्यादा रिएक्टिव हो। एक्टिविटी 3.12 किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई? रिएक्शन उस टेस्ट ट्यूब में हुई है जिसमें आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। ये अपन किस बेसिस पर कह सकते हैं कि एक रिएक्शन एक्चुअली में हुई है? कॉपर वायर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन पर रखने पर कोई रिएक्शन नहीं होती, जो ये बताता है कि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है। आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे रखने पर एक रिएक्शन होती है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है और आयरन की नेल पर कॉपर की रेडिश ब्राउन परत जम जाती है। ये बताता है कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर लाइट ग्रीन हो जाता है आयरन सल्फेट बनने के कारण। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है
Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu और रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। ये मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर की लिस्ट है। इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। देखो ये टेबल, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, आयरन लेड हाइड्रोजन, कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड। एक ट्रिक है, क्या नाम काम मांगे, आलू जिंक फेंको प्यारे, हम तो हैं कॉपर मैं हूं सिल्वर गोल्ड। रिपीट करता हूं, क्या नाम काम मांगे, आलू जिंक फेंको प्यारे, हम तो हैं कॉपर मैं हूं सिल्वर गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक है, हमेशा याद रखना आप लोग। बाकी आप लोग और भी ट्रिक बना सकते हो। अब हम बात करेंगे मेटल्स के ऑकरेंस की। मेटल्स कहाँ मिलते हैं? प्राइमरी सोर्स है अर्थ क्रस्ट, सी वाटर में भी कुछ सॉल्युबल सॉल्ट्स मिलते हैं। पहला है मिनरल्स, जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। दूसरा है ओर्स, वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ओर्स कहते हैं। ओर्स में मेटल्स का हाई परसेंटेज होता है। रिएक्टिविटी के हिसाब से मेटल्स कैसे मिलते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, ये फ्री नेटिव स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। कॉपर और सिल्वर सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में भी मिल सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही होते हैं, यानी कंपाउंड में। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जिंक आयरन लेड, ये भी कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, मोस्टली ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में। ऑक्साइड मतलब O2-, सल्फाइड मतलब S2-, और कार्बोनेट मतलब CO3-2-। ज्यादातर मेटल ओर्स ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव है और एबंडेंट एलिमेंट भी है। अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अलग अलग मेटल्स को उनकी ओर से निकालने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। देखते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स में अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सॉइल सैंड रॉक, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। मेटल्स निकालने से पहले इन इम्प्योरिटीज को हटाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोज फ्लोटेशन। ये अपन हायर क्लासेस में देखेंगे। अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, मतलब गोल्ड सिल्वर मरकरी वगैरह। ये मेटल्स बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, इनके ऑक्साइड्स को सिर्फ गर्म करके ही प्योर मेटल्स में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल्स, मरकरी फ्रॉम सिनेबार, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। सिनेबार को एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जिसको रोस्टिंग कहते हैं, तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO में बदल जाता है। फिर HgO को और गर्म करते हैं, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, तो लिक्विड मरकरी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, इसको भी सल्फाइड ओर को एयर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करके निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मेटल बना लेते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मतलब जिंक लेड कॉपर। ये मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, ये सल्फाइड या कार्बोनेट ओर में मिलते हैं। इनको मेटल ऑक्साइड में बदलना आसान होता है। पहली प्रोसेस है रोस्टिंग, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। ओर्स को एक्सेस एयर में स्ट्रांगली हीट करते हैं, ऑक्साइड में बदल जाता है, यही है रोस्टिंग। या हमने जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर के लिए यूज होती है। ओर को लिमिटेड एयर सप्लाई में स्ट्रांगली हीट करते हैं, ऑक्साइड में बदल जाता है, यही है कैल्सिनेशन। यहाँ हमने जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, यही है कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड। इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट से मेटल में रिड्यूस करते हैं। मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो है कार्बन कोक, जैसे कि रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है, मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं, तब मैंगनीज
मेटल मिलता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल, थर्माइट रिएक्शन रेलवे ट्रैक ज्वाइन करने में या मशीन पार्ट्स रिपेयर करने में यूज होता है। आयरन 3 ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर से रिड्यूस करते हैं, जिससे मोल्टन आयरन बनता है और बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। ये देखिए आप वीडियो। अब देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस। ये मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। इन्हें कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये मेटल्स ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी या एफिनिटी शो करते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ हम यूज करते हैं मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इन्हें मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालते हैं। मतलब यहाँ हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड जो कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पर मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल मेटल एटम बनाते हैं और मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। एनोड जो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बनाते हैं और क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज हो जाती है। एल्यूमिनियम भी मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलता है। अब देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं वो इम्प्योर होते हैं, उसे रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इम्प्योरिटीज को हटाकर प्योर मेटल ऑब्टेन करने की प्रोसेस है। देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सबसे कॉमन और इफेक्टिव मेथड है कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड जैसे मेटल्स के लिए। सेटअप, इम्प्योर मेटल्स का थिक ब्लॉक एनोड पॉजिटिव होता है और प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप कैथोड नेगेटिव होती है। मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होता है। प्रोसेस, करंट पास करने पर इम्प्योर एनोड से मेटल आयंस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होते हैं और प्योर मेटल आयंस इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर डिपॉजिट होते रहते हैं। इसके बाद कैथोड मोटा होता चला जाता है और एनोड पतला होता चला जाता है। यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज निकलती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाती हैं, ये लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज होती हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में ही घुल जाती हैं, ये मोर रिएक्टिव इम्प्योरिटीज होती हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही बुरी चीज की जो कि है क्रोजन। इस प्रोसेस में मेटल्स धीरे धीरे खराब होता है एयर, मॉइस्चर या केमिकल से रिएक्ट करके। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पर रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की लेयर बन जाती है जिसको हम क्रोजन कहते हैं। जब आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है और हो जाता है कोरोड। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं सल्फर कंपाउंड से रिएक्ट करके जो एयर में प्रेजेंट है, बनाते हैं सिल्वर सल्फाइड। देखते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पर डल ग्रीन लेयर बन जाती है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। ये ग्रीन लेयर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होते हैं या फिर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखते हैं एक्टिविटी 3.14 रस्टिंग के लिए क्या क्या जरूरी है। टेस्ट ट्यूब ए में आयरन नेल, वाटर एंड ओपन एयर है। रिजल्ट मिलेगा रेडिश ब्राउन लेयर रस्ट की आयरन नेल पर। कंक्लूजन, एयर, ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है क्रोजन के लिए, इसलिए इस नेल पर जंग लग गई है। टेस्ट ट्यूब बी में आयरन नेल, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर और ऑयल की एक लेयर है। इस ऑयल की लेयर के कारण एयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता, मतलब नो एयर। रिजल्ट मिलेगा कोई रस्ट नहीं। कंक्लूजन, ऑक्सीजन की जरूरत है कोरोजन के लिए। टेस्ट ट्यूब सी में आयरन नेल, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इसको अपन ड्राइंग एजेंट भी बोलते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है टेस्ट ट्यूब में। रिजल्ट मिलेगा कोई रस्ट नहीं। कंक्लूजन,
वाटर मॉइस्चर की जरूरत है कोरोजन के लिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन है, आयरन की रस्टिंग के लिए एयर ऑक्सीजन और पानी मॉइस्चर दोनों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और एलॉय फॉर्मेशन। कोरोजन से बहुत नुकसान होता है, बिल्डिंग्स ब्रिज सब डैमेज होते हैं, तो इसे रोकना बहुत जरूरी है। रस्टिंग रोकने के लिए पेंटिंग आयरन सरफेस को एयर और मॉइस्चर से दूर रखता है। ऑयल ग्रीजिंग प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। गैल्वेनाइजेशन बेस्ट मेथड। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है लोहा, आयरन या स्टील पर जिंक मेटल की एक पतली लेयर चढ़ाना। ये काम कैसे करता है? जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब जिंक को जंग लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है आयरन से। जिंक में पहले ही जंग लग जाती है। जब आयरन कहीं से टूट जाता है और मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ज्यादा रिएक्टिव जिंक में पहले जंग लगना शुरू होती है। ऐसा जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके करता है, आयरन प्रोटेक्टेड रहता है। ये इलेक्ट्रॉन जिंक से आयरन की तरफ जाते हैं, जिससे आयरन कैथोड बन जाता है। कैथोड बनने से आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं खोता और इस तरह उस पर जंग नहीं लगती। जिंक खुद को आयरन को बचाने के लिए बलिदान कर देता है, भले ही उसकी कोटिंग को थोड़ा डैमेज पहुंचता हो। पूरी प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन ऑब्जेक्ट को कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल क्रोमियम निकेल टिन से कोट करना। एनोडाइजिंग ये तो अभी पढ़ी थी अपन ने। एल्यूमिनियम पर थिक ऑक्साइड लेयर बनाना जो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। मेकिंग एलॉय मेटल्स को मिक्स करके उनकी कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाना। लेकिन एलॉय होते क्या हैं? दो या दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर या एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। कैसे बनाते हैं एलॉय? प्राइमरी मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर दूसरे मेटल को डिसॉल्व करते हैं और ठंडा करते हैं। नेक्स्ट, प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए उसे यूज नहीं करते। अगर आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिला दो 0.05%, तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, इन तीनों को मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है जो हार्ड होता है और इस पर रस्ट नहीं लगती। लेकिन अगर एक मेटल मरकरी हो तो एलॉय को हम अमेल्गम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमेल्गम NaHg। याद रखना, एलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होती है। ब्रास जो कॉपर और जिंक का एलॉय है, और ब्रॉन्ज जो कॉपर और टिन का एलॉय है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं है। जबकि कॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज होता है क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। सोल्डर जो लेड और टिन का एलॉय है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने में यूज होता है। क्या आपको पता है प्योर गोल्ड 24 कैरेट बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें सिल्वर या कॉपर मिलाते हैं ताकि वो स्ट्रांग हो। जनरली इंडिया में 3 कैटेगरीज हैं। 24 कैरेट गोल्ड 999 99.9% प्योर बहुत सॉफ्ट। 22 कैरेट गोल्ड 916 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड प्लस 2 पार्ट्स अदर मेटल 91.6% प्योर। 21 कैरेट गोल्ड 875 21 पार्ट्स प्योर गोल्ड प्लस 3 पार्ट्स अदर मेटल 87.5% गोल्ड। अदर मेटल मतलब सिल्वर और कॉपर। और लास्ट में है दिल्ली का आयरन पिलर। 1600 साल पहले इंडियन वर्कर्स ने बनाया था। उन्होंने एक स्पेशल प्रोसेस डेवलप किया था जिससे ये लोहे पर आज तक जंग नहीं लगी। 8 मीटर हाई और 6 टन मतलब 6000 किलो वेट का ये पिलर साइंटिस्ट के लिए भी हैरत की बात है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ये बनाया कैसे। मैं यहाँ घूम कर आ चुका हूँ, आप लोग भी जाना। इसकी रस्ट रेजिस्टेंट क्वालिटी को दुनिया भर के साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया और तब भी पता नहीं लगा पाए कि ये कैसे बना। आप लोगों को पता चल जाए तो मुझे आयरन विदाउट कोरोजन वाले बिजनेस का पार्टनर बना लेना। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से 110 बिलियन का लॉस होता है इंडिया को हर साल, मतलब 9.4 लाख करोड़ का लॉस। तो सोचो सभी एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, आई मीन ओल्ड टेक्नोलॉजी जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई थी। थैंक यू।